आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा टॉपिक है और ये किसके अंतर्गत आता है? पीरियोडिसिटी के अंतर्गत आता है। पीरियोडिसिटी में आपने पढ़ा था कौन कौन सा, याद है कुछ? नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो याद रहेगा कहाँ से? ठीक है, कौन कौन सा था बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। दूसरा कौन सा था जो पिछले दिन पढ़ाए थे? एटॉमिक रेडियस। आज तीसरा दिन, आज हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। ये एक पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? कि जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, तो ग्रेजुअली या तो इंक्रीज करेगा कोई प्रॉपर्टीज या तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। उसी का एक पार्ट है कौन सा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए इसका और भी नाम है आयोनाइजेशन तो ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी को और भी हम कहते हैं इंथैल्पी। इस वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आप कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बहुत फेमस नाम इसका कौन सा है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कह सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मेटल है हमारे पास जो है कौन सा, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। और ये मान लो कि एल्यूमिनियम लिए हैं, ठीक है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास कितना? 27, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर जितना हो उतना ही उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? और ये वैल्यू जो एटॉमिक मास बताता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में होगा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी एग्जांपल ले रहे हैं, अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप नहीं समझ पाए हैं। अब देखिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें एल्युमिनियम का, तो क्या लिखेंगे हम? 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। ये p ऑर्बिटल का क्या है? एलिमेंट है। p ऑर्बिटल का एलिमेंट है। देखिए इसका फर्स्ट पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकेंड पीरियड में 8 और थर्ड वाले में कितना है? 3। अब जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसी भी एटम में, तो वो इस तरीके से होगा। बीच में होगा न्यूक्लियस, बीच में कौन होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और क्या होगा? यदि ये न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का, तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 13। न्यूट्रॉन की संख्या 27 - 13 यानी 14। दोनों को ऐड करेंगे तो डेटा चला जाएगा कितना? 27। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? 3। तो 1 2 और ये कौन सा हो जाएगा? 3। समझ गए ना? अब इलेक्ट्रॉन देखिए, जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होगा, ध्यान रखिएगा, जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। वो न्यूक्लियस के क्या होगा? करीब होगा। तो s ऑर्बिटल में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी बहुत ही कम होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ये न्यूक्लियस के क्या होगा? करीब होगा। लेकिन जिसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट वाले का एनर्जी कम होता है, सेकेंड वाला का एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा, और थर्ड वाले का एनर्जी उतना ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा, ठीक है? जैसे मान लो कि किसी एटम का न्यूक्लियस उसका मम्मी पापा है, ठीक है? तो जब बच्चा छोटा है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई पैसा नहीं कमा रहा है, तो किसके साथ जुड़ करके रहेगा? अपने पेरेंट के साथ, नज़दीक में रहेगा। थोड़ा बड़ा हुआ, 8 9 10 11 12 में चला गया तो कहाँ चला जाएगा? दूर। और उसके पास यदि पैसा आने लगेगा तो और दूर,
अनकंट्रोल्ड पैसा आएगा तो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ गए? उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी करता है। कम एनर्जी है तो न्यूक्लियस के करीब, ज़्यादा एनर्जी है तो बाहरी ऑर्बिट के पास। हद से ज़्यादा इसको एनर्जी दे देंगे तो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके भाग जाएगा। समझ गए? जैसे किसी बच्चे को दे दो पैसा पॉकेट खर्च, तो अपने बाजार में ही खर्च करेगा। पॉकेट खर्च से उसको ज़्यादा दो, तब कहाँ चला जाएगा, दूसरे सिटी में जाके खरीदारी करेगा। और हद से ज़्यादा दे दो तो किसी को ले करके क्या कर जाएगा, फरार हो जाएगा। तो ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब है क्या, कि स्टेबिलिटी का क्या हो जाना, कम हो जाना। किसी व्यक्ति के पास खूब ताकत है, यहीं से सोच लो, किसी के पास खूब ताकत है तो हर जगह वो क्या करता फिरेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। तो वो व्यक्ति ज़्यादा दिन पृथ्वी पे रुकेगा भी क्या? जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी, और जिसके पास एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो पूरा गुस्सा में बोलते हैं कि ये दो, नहीं तो ये, जाते हैं तो बढ़िया से न प्रणाम करते हैं, अपनी एनर्जी को घटाते हैं, तब वो अपने ऑर्बिट के करीब रखते हैं कि आओ बच्चा रहो, सुख समृद्धि हम देंगे। समझ गए ना? ये हमारे जीवन का भी फिलॉसफी है कि जिसके पास एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसलिए ज़्यादा एनर्जी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है? तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है, कम, और इसको खींच करके रखेगा अपने पास। सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो गया बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट इज 8 एंड लास्ट वन हैज कितना, तो 1 2 और ये 3। समझ गए? पहले ही आप समझ चुके हैं कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी इसके अंदर वाले से एनर्जी से क्या है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। फिर एक बात और आप समझें कि एनर्जी देंगे तो ये अपने ऑर्बिट को क्या होगा, छोड़ देगा। एनर्जी यदि देंगे तो ये अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो कितना मिनिमम एनर्जी देंगे कि ये अपने ऑर्बिट को क्या कर दे, छोड़ दे। जैसे मान लो कि हम ऐसे खड़े हैं और एक छोटा बच्चा हमको एक झापड़ लगाए, मुंह कुछ नहीं होगा, ऐसे ही स्टैटिक रहेगा। समझ गए ना? हिलेगा डोलेगा नहीं। थोड़ा सा कुछ बड़ा आया मारा तो इतना ही दूर तक के गया, पूरा निकला क्या? तीसरा कोई आता देता कस करके, पलटने का नहीं, टूट करके बाहर निकल जाता। ठीक है? तो कितना मिनिमम एनर्जी हम दें इस इलेक्ट्रॉन को, कितना एनर्जी हम दें, और वो एनर्जी होना चाहिए हद से ज़्यादा नहीं। कैसा एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, बाहर चला जाए। तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं मिनिमम एनर्जी, ये कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। यही एनर्जी कहलाएगा क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, ये जो एटम होना चाहिए, एल्यूमिनियम मिलता है आपको किस फॉर्म में, एल्यूमिनियम मिलता है सॉलिड स्टेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? तो सबसे पहले इसे करना पड़ेगा क्या, एल्यूमिनियम को गैस के फॉर्म में करना पड़ेगा, गैसियस एटम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तब ये जो एल्यूमिनियम का जो एटम है ये गैसियस एटम है। कैसा एटम है, गैसियस एटम है। और एक को, किसी एक एटम को निकाल करके पकड़ करके लाना, उसको कहेंगे आइसोलेशन ऑफ द एटम। उसको क्या कहेंगे, आइसोलेशन, यानी बाकी सबसे अलग हटा लेने को ही हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन। तो एक ही एटम पे हम देख रहे हैं ना, तो इसे बोलेंगे आइसोलेटेड, आइसोलेटेड गैसियस एटम। और ये है किसका, एल्युमिनियम का। और इसमें हम कितना मिनिमम एनर्जी दिए हैं ताकि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। ठीक है? तो जैसे देखिए एल्यूमिनियम है, मिनिमम इसको एनर्जी दिए हैं, मिनिमम एनर्जी इसको हम सप्लाई किए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वही होगा। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Al+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। समझ गए?
अभी भी इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लें, उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने अभी क्या पढ़ा है कि ये एल्युमिनियम का एक एटम था जो कि आइसोलेटेड गैसियस एटम था, और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा इसके पास एनर्जी है, तो ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड होगा और स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होगा। जितना ज़्यादा ताकत के साथ इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये भी तो इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको धक्का मार रहा है कि जाओ बाहर जाओ, ये भी इसको धक्का मार रहा है। तो ऐसे ही ये लूजली स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूजली बॉन्डेड हो गया, ठीक है। तो अब डेफिनेशन पर नज़र डालिए। मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड किस लिए जरूरत है? मिनिमम एनर्जी किस लिए जरूरत है? टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ये लूजली हेल्ड है, कमजोर तरीके से पकड़े हुए हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या है? इन ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में हो तो ग्राउंड स्टेट, और अपने ऑर्बिट को छोड़ करके किसी दूसरे के ऑर्बिट में चला गया तो वो कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। तो इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ आइसोलेटेड का मतलब समझाएं कि विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम, क्योंकि ये जो एटम है इकलौता है, किसी के साथ ये बॉन्डेड नहीं है, तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं क्या? आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या है कि एटम होना चाहिए गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड होना चाहिए, और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में से जो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए जो हम मिनिमम से मिनिमम एनर्जी देंगे, वही एनर्जी कहलाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अब यहाँ एनर्जी देना पड़ रहा है, तो किसी काम को करवाने के लिए यदि एनर्जी देना पड़ा तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में डेल्टा एच इज इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं क्या? पॉजिटिव। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या किलो कैलोरी पर मोल, या किलो जूल पर मोल। इसका यूनिट हो गया, किसका यूनिट हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये सब हो गया इसका यूनिट। अब कुछ और चीज ऐसे समझिए देखिए, हम लोगों ने लिया था क्या? हम लोगों ने लिया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैसा था? गैसियस एटम था, आइसोलेटेड गैसियस। इसमें हम मिनिमम एनर्जी दिए तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाया। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर +1 चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बाहर निकला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 3। ये दूसरा है, और ये कौन सा? तीसरा, ठीक है। अब देखिए, अब ये एल्युमिनियम पॉजिटिव आयंस है गैसियस स्टेट में। अब इस पे जितना एनर्जी देंगे तब ये कन्वर्ट कर जाएगा Al+2 में, और इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। ये बात समझ में आई? देखिए, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, मिनिमम एनर्जी दिए, समझ गए ना? मिनिमम एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये Ip, ठीक है। अब जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तब ये कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज में? Al+ में, Al पॉजिटिव बंद चार्ज। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो न्यूक्लियस है, शुरू बार में तो 3 को ही खींच रहा है अपने पास, 3 को खींच रहा है ना अपने पास, ठीक है। जिसमें से अब इस पे इसको खींचने वाला कोई रहा नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो गया है? बाहर निकल गया। तब ये कन्वर्ट कर गया किस चीज में? Al+ में। अब जो इस पर फोर्स लग रहा था खींचने का, अब इस पे और लगना क्या हो गया?
शुरू हो गया, यानी ज़्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो इस पर जो कॉन्सेंट्रेटेड था एनर्जी से, वो एनर्जी लगाने लगा अब किस पे? इस दोनों पे। तो जो सेकंड IP होगा, इसको हम IP1 कह दें, तो इसको क्या कहेंगे? IP2। तो IP1 से आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 से वैल्यू आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 का क्या हो जाएगा? 2 का क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तब ये कन्वर्ट कर गया किसमें? Al+2 में। अब Al+2 है, गैसियस एटम है। अब इससे हम क्या करेंगे? फिर एनर्जी देंगे, तो ये कहलाएगा IP3, और ये कन्वर्ट करेगा Al+3 और एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। ठीक है। तो IP3 का वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस अब और ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा देगा इस इलेक्ट्रॉन को, और इसको लूज होने नहीं देना चाहेगा। तो IP3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमेशा ये सवाल में पूछा जाता है कि सक्सेसिव जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 का वैल्यू कम और आयनाइजेशन पोटेंशियल 3 का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ गए? अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये पूरा का पूरा ऑर्बिट ही क्या हो जाएगा? ऑर्बिट रहेगा, लेकिन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। पहले एल्युमिनियम का साइज बड़ा था, अब साइज क्या हो चुका है? छोटा हो चुका है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाएगा ये सब। ठीक है। देखिए पीरियोडिक टेबल का कुछ हम नज़ारा देख लें। मान लो कि यहाँ है आपके पास कौन सा? लिथियम। ठीक है। लिथियम के बाद कौन सा? सोडियम। यहाँ है बेरिलियम। यहाँ कौन सा? मैग्नीशियम। और यहाँ है आपके पास बोरोन, और ये है कौन? एल्युमिनियम। ये है आपका कौन सा? सेकंड पीरियड, और ये कौन सा है? थर्ड पीरियड। समझ गए? अब पहले हम एलोंग द क्या देख लेते हैं। इसका 11 हो गया एटॉमिक नंबर, इसका कितना? 12, और इसका 13। ठीक है। इन तीनों जो बना हुआ है सोडियम, इसका 281 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 282, और इसका हो जाएगा 283। समझ गए? इसमें प्रोटॉन कितना है? 11। इसमें प्रोटॉन कितना है? और इसमें प्रोटॉन कितना है? तो सोच लो कि जिस पॉजिटिव चार्ज सबसे कम किसमें है? सोडियम में। यानी न्यूक्लियस इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? मैग्नीशियम का पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। एल्युमिनियम क्या करेगा? ये भी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। रेडीमेड भाषा में हम समझा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा कि सोडियम का ज़्यादा होगा? एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस का पावर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और तीनों में नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम, 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? तो नंबर ऑफ सेल रिमेन्स द सेम, लेकिन इन सबों में प्रोटॉन की संख्या क्या होते चला जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। इस वजह से, और पिछले क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हम क्या करते हैं? जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं तो बढ़ते चला जाता है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ते चला जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। अब आ जाइए, यहाँ लिथियम है, सोडियम है, अब आ जाता कौन सा? पोटासियम। और ये 4th नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता 28, बोलो 81, 8 8 16 2 18 1 19। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना? 1 2 3 4
समझ गए? ये 4 हो गया। अब सोचो सोडियम का स्थिति होगा बीच में न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। पोटासियम का होगा बीच में न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन है। साइज इसका बढ़ गया है, पोटासियम का साइज क्या हो चुका है? बढ़ गया है। तो इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगा? पहले से ज़्यादा। तो कम एनर्जी देंगे और ये तुरंत क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसको एनर्जी थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा। तो सोच लो आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा? आयनाइजेशन एनर्जी जब ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटने लगता है, क्योंकि साइज क्या होने लगता है? बड़ा। तो ये न्यूक्लियस का पावर रहेगा इस पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एनर्जी देंगे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो फैक्टर अफेक्टिंग पे यही चर्चा की है कि देखो आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज। एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू घट जाएगा। और आपने देखा कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? पीछे पढ़ा चुके हैं, उसको देख लेना। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम लोग को पता है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? मान लो कि इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है ये आउटरमोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अंदर आने नहीं देगा। तो टोटल रिपल्सिव फोर्स ऑफ द इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये तो पीरियोडिक वेरिएशन आप पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। पूरा समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी? अगला एक वीडियो और तुम लोग को दे देंगे उसी के साथ, जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जितना इस पे सवाल पूछा जाता है वो सब का सब उससे क्या कर लोगे? बना लोगे। तो ठीक है, नोट कर लेना इसको।